Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2, Second Visit to America. अमेरिका का दूसरा भ्रमण. एपिसोड 2. क्या होता है जब एक सन्यासी जो भारत की मिट्टी से जन्मा है, अमेरिका की व्यस्त गलियों में आत्मा की शांति का दीप जलाता है? यह केवल एक यात्रा नहीं, यह अद्वैत की गूंज है, आत्मबल की गहराई और एक जागृत आत्मा का संसार को दिशा देने वाला आह्वान है. स्वामी विवेकानंद, जिनकी वाणी में वेदांत की अग्नि थी, जिनकी दृष्टि में विश्व की करुणा समाई थी, इस एपिसोड में हम उनके दूसरे अमेरिका प्रवास की गहराइयों में उतरेंगे. न्यूयॉर्क की सर्द हवाओं में उन्होंने कहा, श्रोताओं के मन कोमल मिट्टी जैसे हो गए थे, लेकिन मैं उन्हें ढालना नहीं चाहता. यह शब्द नहीं था, एक चेतना थी. शिकागो के विशाल सभागारों में उनकी भावपूर्ण वाणी गूंजती है, जहां उन्होंने करुणा, त्याग और मानवता के उज्जवल संदेश से सबको मंत्रमुग्ध किया. उनके विचारों में वेदांत का संदेश और आत्मज्ञान की गहराई थी. स्वास्थ्य की चुनौतियों के बीच भी उनकी आंतरिक शक्ति अटल बनी रही और उनका हृदय उजाले की तरह अंधेरे को चीरता चला गया. कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में हम उनकी अंतरात्मा की संवेदनशीलता को महसूस करते हैं. प्रकृति की गोद में चलते हुए उनके शब्द मानो हवाओं में गूंजते दिखते हैं, मानो शब्द जीवंत हो उठे हों. सहपाठियों और शिष्यों से उनके गहन संवादों में जीवन के ऊंचे आदर्श झलकते हैं. यहां हम सुनेंगे उनके गंभीर संवाद, जीवन के रहस्य को छूती हुई प्रश्नोत्तरी की कक्षाएं, शिकागो के मंचों की गूंजती तालियां और कैलिफोर्निया की शांत घाटी में आत्मा की पुकार. बीमार शरीर, थकती सांसें, पर आत्मा वह तो जलती रही, बिना रुके, बिना झुके. यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हर श्रोता की आत्मा से एक संवाद है. जो खोज रहे हैं उद्देश्य, जो प्यासे हैं आत्मिक ऊर्जा के, उनके लिए यह एक आह्वान है. आइए इस अनूठे सफर में उनके आदर्शों, विचारों और करुणा को आत्मसात करें और अपने भीतर की अनंत ऊर्जा को जगाने का संकल्प लें. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. जय स्वामी विवेकानंद. हालांकि स्वामी जी की शक्ति वास्तव में असीम और विस्मयकारी थी, परंतु उन्होंने कभी उसका उपयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं किया. इसके उलट वे ऐसा करने से बचते थे. न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान एक कक्षा में प्रवचन करते समय जब उन्होंने यह महसूस किया कि वे अपने श्रोताओं के मनों पर अत्यधिक प्रभाव डाल रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत प्रवचन रोक दिया और कक्षा से बाहर चले गए. मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार विकसित हो, इसलिए मैंने रुक जाना उचित समझा. हालांकि उस शाम छात्र निराशा और उलझन में थे, फिर भी स्वामी जी के न्यूयॉर्क प्रवास के 2 हफ्तों के दौरान उन्हें बार बार देखने और सुनने के कई अवसर मिले. वे अक्सर वेदांत सोसाइटी के मुख्यालय आते, प्रश्नोत्तर कक्षाएं लेते, जो प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और गुरुवार की शाम तथा शनिवार सुबह नियमित रूप से आयोजित होती थी, और कभी कभी अनौपचारिक रूप से भी शिष्यों से बातचीत करने के लिए पहुंच जाते. प्रश्नों का उत्तर देना स्वामी जी का आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं से निपटने का सबसे तेज और प्रभावी तरीका था. हालांकि उनके उत्तर हमेशा प्रकाश देने वाले होते थे, परंतु वे कई बार अप्रत्याशित और कभी कभी श्रोताओं को अस्थिर करने वाले भी होते थे. ऐसा ही एक उत्तर ब्रह्मचारी गुरुदास ने प्रबुद्ध भारत के अप्रैल 1918 अंक में दर्ज किया. स्वामी जी की प्रश्नोत्तरी कक्षाओं में सभी को किसी भी विषय पर प्रश्न पूछने का
आमंत्रण होता था। एक शाम एक वृद्ध महिला जो संभवतः किसी चर्च से जुड़ी हुई थी, उन्होंने पूछा, आप पाप के बारे में क्यों कभी बात नहीं करते? यह सुनकर स्वामी जी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन मैडम, मेरे पाप धन्य हैं। पाप के माध्यम से ही मैंने पुण्य को जाना है। मेरे पापों ने उतना ही जितना कि मेरे पुण्यों ने मुझे वह बनाया है जो आज मैं हूं, और अब मैं पुण्य का प्रचारक हूं। आप मनुष्य के स्वभाव के कमजोर पक्ष पर इतना क्यों ध्यान देती हैं? क्या आप नहीं जानती कि सबसे बड़ा दुर्जन भी कभी कभी उस गुण को धारण करता है जो संतों में नहीं होता? संसार में केवल एक ही शक्ति है, और वही शक्ति सद्गुण और दुर्गुण दोनों रूपों में प्रकट होती है। ईश्वर और शैतान ये एक ही नदी के दो विपरीत दिशाओं में बहते जल हैं। उस महिला को स्वामी जी की बात सुनकर आघात पहुंचा, परंतु अन्य लोग उसका मर्म समझ पाए। इसके बाद स्वामी जी ने हर मनुष्य में निहित दिव्यता की बात करनी शुरू की। कैसे आत्मा पूर्ण, शाश्वत और अमर है, कैसे आत्मा हर प्राणी में विद्यमान है। यही तो आशा थी, यही तो शक्ति थी। हर मनुष्य दिव्य बन सकता है यदि वह अपनी अंतर्निहित दिव्यता को पहचान ले। क्या आप समझते हैं कि स्वामी जी का यह उपदेश उन लोगों के लिए कितना महान सांत्वना स्रोत था जो खोजते रहे पर अभी तक उन्हें कुछ मिला नहीं था, जो दस्तक देते रहे पर अभी तक द्वार खुला नहीं था। स्वामी जी उनके लिए उद्धारक बनकर आए। वे उनके अपने हृदय के द्वार पर आकर दस्तक देते थे, और धन्य हैं वे जिन्होंने वह द्वार खोला, क्योंकि उनके साथ स्वामी जी की उपस्थिति में जो आशीर्वाद की धारा बहती थी उसे उन्होंने स्वीकार किया। अपनी इतनी विविध गतिविधियों के बीच भी स्वामी जी को समय समय पर अपने मृत्युलोक के जीवन के विषय में एक अजीब पूर्वाभास होता था। एक दिन उन्होंने स्वामी अभेदानंद से कहा, भाई, अब मेरे दिन गिने चुने हैं। मैं अधिकतम 3 या 4 वर्षों तक ही जीवित रहूंगा। स्वामी जी, आप ऐसा मत कहिए। आपका स्वास्थ्य तेजी से सुधर रहा है। यदि आप कुछ समय यहां और रहें तो आप पूरी तरह फिर से अपने पूर्व बल और ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे, और फिर हमारे पास अभी बहुत सारा कार्य शेष है। असल में तो अभी शुरुआत ही हुई है। लेकिन स्वामी जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, भाई, तुम मुझे नहीं समझ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा हो रहा हूं। मेरा स्व इतना फैलता जा रहा है कि कभी कभी लगता है कि यह शरीर अब मुझे संभाल नहीं सकता, जैसे मैं अभी फट पड़ूंगा। निस्संदेह यह मांस और रक्त का पिंजड़ा मुझे अब ज्यादा दिन रोक नहीं पाएगा। पूर्वी अमेरिका का तटीय क्षेत्र, जहां हर समय हलचल और बढ़ती ठंड बनी रहती थी, स्वामी जी की शारीरिक स्थिति के लिए अनुकूल नहीं था। इसलिए जब उन्होंने लेगेट परिवार के घर 21 वेस्ट 34वीं स्ट्रीट पर एक सप्ताह के आसपास का समय बिताया, तो फिर वे पुराने मित्रों डॉक्टर और श्रीमती एग्बर्ट गुएर्नसी के नए निवास स्थान 108 वेस्ट 59वीं स्ट्रीट चली गए। स्वामी जी ने कहा, डॉक्टर मुझे देखना और ठीक करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर हेल्मर, जिन्होंने उन्हें पहले रिडजली में इलाज दिया था, उन्होंने भी न्यूयॉर्क में उनका उपचार किया। लेकिन इन दोनों योग्य चिकित्सकों की संयुक्त देखभाल के बावजूद स्वामी जी को तेज सर्दी और बुखार हो गया। संभवतः न्यूयॉर्क के प्रतिकूल मौसम के अलावा भी कुछ और कारण थे जिन्होंने उनके स्वास्थ्य पर असर डाला। स्वामी कृपानंद से एक अप्रत्याशित और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली मुलाकात, जिन्होंने पहले उन्हें धोखा दिया था, और साथ ही साथ मिस्टर स्टर्डी द्वारा भेजा गया एक कड़वा और आरोपात्मक पत्र, इन सब का प्रभाव उनके अत्यंत संवेदनशील शरीर पर पड़ा होगा। स्वामी जी, जो अपने शरीर के सबसे अच्छे चिकित्सक थे, उन्होंने न्यूयॉर्क से एक शिष्य को लिखा, कुल मिलाकर मुझे अपने शरीर को लेकर कोई विशेष चिंता नहीं है।
यह तरह तरह की नसों वाला शरीर कभी कभी महान संगीत बजाता है और कभी कभी अंधकार में कराहता है। स्वामी जी ने पहले इरादा किया था कि वे शीत ऋतु कैम्ब्रिज में मिसेज बुल के घर बिताएंगे, लेकिन अचानक ही उनकी योजना बदल गई। 21 नवंबर को उन्होंने न्यूयॉर्क से क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल को लिखा, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि मुझे कल कैलिफोर्निया के लिए निकलना पड़ेगा। यह मेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, जैसा कि डॉक्टर कहते हैं। मुझे उत्तर की भयंकर सर्दी से दूर कहीं और चले जाना चाहिए। खैर, इस तरह मेरी योजनाएं बनती भी हैं और बिगड़ती भी। इस प्रकार न्यूयॉर्क में लगभग 2 सप्ताह बिताने के बाद, जिस दौरान उन्होंने कुछ आसपास के शहरों का भी दौरा किया, 22 नवंबर को स्वामी जी कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो गए। शिकागो में स्वामी जी के निष्ठावान मित्रों और प्रशंसकों के हार्दिक आग्रह पर उन्होंने इस नगर में 1 सप्ताह 23 नवंबर से 30 नवंबर तक ठहरने का निर्णय लिया। संभवतः वे अधिकतर समय मिस्टर और मिसेज हेल तथा मेरी हेल के साथ ठहरे, जो उस समय 10 एस्टर स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। शिकागो वह नगर था जहां स्वामी विवेकानंद ने अपने पहले अमेरिका प्रवास में कई बार वास्तव में निवास किया था, व्याख्यान दिए थे और कक्षाएं संचालित की थी। यहां उनके असंख्य मित्र और शिष्य थे और स्वाभाविक रूप से अब उन्होंने उनमें से कई से फिर से मुलाकात की। इन्हीं पुराने परिचितों में से एक थी मैडम एम्मा कॉलवे, जिनसे स्वामी जी की पहली भेंट कुछ वर्ष पूर्व शिकागो में ही हुई थी। संजोग से वे भी उस समय मेट्रोपॉलिटन ओपेरा कंपनी के साथ पुनः शिकागो में ही थी। सिस्टर निवेदिता भी उस समय शिकागो में थी। वे रिड्जली से सीधे नवंबर के आरंभ में वहां पहुंची थी। उनका उद्देश्य था कलकत्ता में विधवाओं और बालिकाओं के लिए प्रस्तावित गृह और विद्यालय के लिए धन एकत्र करना। स्वामी जी ने इस दौरान नए दोस्त भी बनाए। उन्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि कई लोग केवल उनकी पुस्तकों को पढ़कर उनके विचारों से आकर्षित हुए थे। उन्होंने न केवल आध्यात्मिक विचारों को समझा, बल्कि भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा आदर भी विकसित किया। इस सप्ताह के दौरान उन्होंने शिकागो के कई उपनगरों का भी दौरा किया, जहां उन्हें विभिन्न प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा भोजों और स्वागत समारोहों में आमंत्रित किया गया। संभवतः उन्होंने अपने पुराने मित्रों के साथ कई बार भोजन किया। सोमवार 27 नवंबर को स्वामी जी ने वॉल्टन प्लेस फ्लैट में एक घरेलू वार्ता की, जिसमें उनके पुराने और नए दोनों प्रकार के मित्रों को आमंत्रित किया गया था। दुर्भाग्यवश इस अवसर पर क्या विषय था या स्वामी जी ने क्या कहा, इसका कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं। परंतु स्वामी जी का शिकागो प्रवास केवल लोगों से मिलने जुलने और वार्तालाप तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने हेल परिवार के साथ कुछ शांत और सहज समय भी बिताया, जहां वे पढ़ते थे या शायद उनके चचेरे भाई बहनों को 2 पियानो पर युगल धुनें बजाते हुए सुनते थे। कभी कभी वे थॉमस एडिसन के प्रारंभिक फोनोग्राफ मशीन के बड़े फूलनुमा मेगाफोन में बोलकर अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग भी करते थे, हेल परिवार के लिए स्मृति स्वरूप। लेकिन स्वामी जी की आवाज अंकित करने वाले वे मोम के सिलेंडर या डिस्क अब कहां हैं, इसकी कोई जानकारी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। स्वामी जी की पश्चिम की ओर यात्रा का यह सुखद अंतराल 30 नवंबर 1899 को समाप्त हुआ। उसी शाम वे सांता फे की कैलिफोर्निया एक्सप्रेस से लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुए। हालांकि यह संभव है कि उन्होंने पहले से ऐसा योजना नहीं बनाया हो, लेकिन वे वास्तव में अब अपने विश्व मिशन के एक नए और महत्वपूर्ण चरण की ओर अग्रसर हो रहे थे। स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क में अब वापस नहीं लौटे, जब तक कि अगले वर्ष 7 जून को वहां दोबारा न पहुंचे। स्वामी विवेकानंद 3 दिसंबर की दोपहर को लॉस एंजल्स पहुंचे। यहां वे श्रीमती एस.के. ब्लॉजेट के अतिथि बनने वाले थे। यहीं पर मिस जोसेफिन मैक्लियोड अक्टूबर 1899 की शुरुआत में रिडली से आकर रह रही थी।
अपने गंभीर रूप से बीमार भाई की सेवा के लिए। हालांकि टेलर मैकलियोड की मृत्यु नवंबर की शुरुआत में ही हो गई थी, फिर भी मिस मैकलियोड वहीं रुकी रही और श्रीमती ब्लॉजेट के आग्रह पर स्वामी जी को वहां आने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। संभवतः उन्होंने अपने स्वास्थ्य से अधिक अपने कार्य के बारे में सोचा। असल में जब मिस मैकलियोड रिडजली से विदा ले रही थी, स्वामी जी ने उन्हें संस्कृत में आशीर्वाद दिया और जाते जाते कहा, कुछ कक्षाएं शुरू करवा दो, मैं आ जाऊंगा। यह पहला संकेत था कि कई महीनों के विश्राम के बाद स्वामी जी फिर से अपने संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाने की प्रेरणा अनुभव करने लगे थे। और वास्तव में कैलिफोर्निया यात्रा स्वामी जी के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय बनने वाली थी। वे बिना किसी औपचारिक घोषणा शांतिपूर्वक और साधारण ढंग से वहां पहुंचे। यद्यपि शारीरिक रूप से वे अब अधिक परिश्रम करने की स्थिति में नहीं लगते थे, फिर भी आश्चर्य होता है यह देखकर कि वे फिर से अपने प्रचार के उस अद्भुत शिखर पर पहुंच गए, उसी पूर्व शक्ति और समर्पण के साथ, हमेशा की तरह अपने मां के काम को गुरुदेव के आदेश के अनुसार करते हुए। श्रीमती ब्लॉजेट के घर में रहने से पहले स्वामी जी ने मिस मैकलियोड के साथ मिलकर एक सप्ताह मिस स्पेंसर नामक महिला के घर में बिताया, जो बाद में उनकी उत्साही शिष्या बन गई। मिस स्पेंसर के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं, सिवाय इसके कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपनी नेत्रहीन और मृत्युशैया पर पड़ी मां की सेवा की थी, जो उनके त्याग और भक्ति के चरित्र को दर्शाता है। परंतु इन दिनों में स्वामी जी ने केवल मिसेज स्पेंसर के पास बैठना ही नहीं किया होगा। मिस जोसेफिन मैकलियोड ने निश्चय ही उन्हें अपने नए बने मित्रों से परिचित कराया होगा। वे लोग जो स्वामी जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वास्तव में स्वामी जी शीघ्र ही ऐसे लोगों से घिर गए जिनके लिए उनके धार्मिक लेखन पहले से ही परिचित थे और जो उन्हें देखने और उनका व्याख्यान सुनने को उत्सुक थे। इनमें एक थे मिस्टर बर्नहार्ड आर बॉमगार्ट, जो साउदर्न कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेज के सचिव थे और बहुआयामी प्रतिभा वाले एक योग्य व्यक्ति भी। उन्होंने स्वामी जी और उनके कार्य में गहरी रुचि ली और लॉस एंजल्स में उनके प्रथम व्याख्यान का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने शुक्रवार 8 दिसंबर की संध्या को नगर का सर्वश्रेष्ठ सभागार ब्लेंचार्ड हॉल को बुक किया। उस संध्या का व्याख्यान था वेदांत दर्शन या एक धर्म के रूप में हिंदू धर्म। इस व्याख्यान में 600 से अधिक लोग उपस्थित थे और जैसा कि वहां उपस्थित एक व्यक्ति ने लिखा, सभी श्रोता मंत्रमुग्ध थे। उन्हीं मंत्रमुग्ध श्रोताओं में 3 महिलाएं भी बैठी थी, जो आगे चलकर स्वामी जी के पश्चिमी तट के मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी, उनके प्रवास के दौरान भी और उनके जाने के बाद भी। ये थी मिसेज कैरी मिड विकॉफ, मिसेज एलिस मिड हैंसब्रफ और मिस हेलेन मिड, तीनों बहनें साउथ पासाडेना की निवासी। स्वामी विवेकानंद ने लॉस एंजल्स में अपना दूसरा व्याख्यान मंगलवार 12 दिसंबर की शाम को दिया। स्थान था यूनिटी चर्च और आयोजन किया था साउदर्न कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेज ने। इस व्याख्यान में 1000 से भी अधिक लोग उपस्थित थे, जिसका विषय था ब्रह्मांड या वेदों की दृष्टि में सृष्टि की धारणा। और यह व्याख्यान बहुत सफल रहा, यहां तक कि लोगों ने और व्याख्यानों की मांग शुरू कर दी। अब तक स्वामी जी का स्वास्थ्य बेहतर हो चुका था और वे पूर्ण उत्साह के साथ कार्य और शिक्षण के लिए तैयार थे। संभवतः इस समय तक वे मिस स्पेंसर के घर से स्थानांतरित होकर श्रीमती ब्लॉजेट के छोटे से मकान 921 वेस्ट 21वीं स्ट्रीट में आ चुके थे। श्रीमती ब्लॉजेट एक विधवा थीं, जिन्हें स्वामी जी ने मेरी हेल को लिखते हुए मोटी, वृद्ध, बेहद विनोदी और मां जैसी स्नेही कहा था। उन्होंने 6 वर्ष पूर्व शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लिया था और वहां उन्होंने स्वामी जी का पहला सार्वजनिक भाषण सुना था।
शिकागो में ही उन्होंने स्वामी जी का एक बड़ा रंगीन पोस्टर लिया था, जिसे उन्होंने अपने लॉस एंजल्स वाले घर में टांग दिया था। यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वही महान स्वामी जी उनके अतिथि बनेंगे। स्वामी जी के दूसरे व्याख्यान के अगले दिन मीड बहनों में से दो, मिसेज हैंसब्रफ और मिसेज हेलेन मीड, शिष्टाचार भेंट के लिए स्वामी जी से मिलने आई। बातचीत के दौरान स्वामी जी ने स्वयं प्रस्ताव रखा, यदि वे चाहें तो वे एक कक्षा आयोजित कर सकते हैं। इस प्रस्ताव से बहनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने बिना समय गवाए ब्लैंचार्ड बिल्डिंग में 19, 21 और 22 दिसंबर की संध्या को 3 कक्षाओं की श्रृंखला आयोजित कर दी। इस प्रकार पैसिफिक कोस्ट पर स्वामी जी के स्थिर शिक्षण सत्र का मार्ग खुल गया, जो आगे चलकर उनके महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक बना। इस शिक्षण श्रृंखला की पहली कक्षा, जिसका समग्र शीर्षक था अप्लाइड साइकोलॉजी, ब्लैंचार्ड बिल्डिंग के मुख्य सभागार में नहीं बल्कि 3 छोटे स्टूडियो कमरों में आयोजित की गई, जो आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि श्रोताओं की संख्या 150 से 200 के बीच पहुंच गई थी। इसलिए दूसरी और तीसरी कक्षाओं को स्थानांतरित कर होम ऑफ ट्रुथ नामक संस्थान के चैपल में, जो कि प्रार्थना कक्ष था, वहां किया गया। यह सुझाव वहां के संचालक श्री जे रेनसम ब्रैंसवी का था। यह स्थानांतरण स्वाभाविक रूप से स्वामी जी की अधिक कक्षाओं के आयोजन की ओर ले गया, क्योंकि होम ऑफ ट्रुथ के अनेक सदस्य स्वामी जी की सरलता, उनकी बुद्धिमत्ता और सबसे बढ़कर उनकी अद्वितीय आध्यात्मिकता से पूर्णतः प्रभावित हो चुके थे। जय स्वामी विवेकानंद।